आज हम लोग डिस्कस करेंगे 18 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल को। चलिए, पहला सवाल आपका है क्या, यदि आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब के 3 घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है। 3 घन है। चलिए यहाँ पे घन का फिगर ड्रॉ कर देते हैं। पहला घन, ये दूसरा घन और ये तीसरा घन। ठीक है, 3 घन को क्या किया, एक दूसरे के सिरा से जोड़ दिए। घन का आयतन जब 512 है, घन का आयतन 512 है, आपको पता है घन का आयतन क्या होता है, भुजा की होता है। तो यहाँ घन का भुजा कितना हो जाएगा, 8। चलिए, तो घन का भुजा 8 हो गया। 8 सिरा वाले घन के तीन घन को आप एक दूसरे से जोड़ दिए। अगर घन को एक दूसरे से आप जोड़ेंगे तो केवल आपका लंबाई बढ़ेगा, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बढ़ेगा। घन को एक दूसरे सिरे से जोड़ने से जो घनाभ बनेगा उसमें केवल लंबाई बढ़ने वाला है। जैसे आप अपने घर में देखिए, मान लेते हैं कि आपका घर में 3 घनाकार कमरा है और तीनों एक दूसरे से सटा हुआ है, तो पूरा लंबाई जो ओवरऑल है तीनों कमरा का वो तो आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन चौड़ाई जो कमरा का है और ऊंचाई है वो चेंज नहीं होगा। तो घन को जोड़ने से क्या होता है, घन को अगर आप एक से ज़्यादा घन को जोड़ देते हैं तो जो नया घनाभ बनता है उस घनाभ का केवल लंबाई बढ़ता है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बढ़ता है। जैसे आपके घर में होता है, आपका 2 कमरा का घर है तो दोनों को एक साथ जोड़ कर देखेंगे तो लंबाई बढ़ जाएगा, लेकिन उस घर का, उस रूम का चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बढ़ेगा। उसी तरह से जो घनाभ बनेगा उसका क्या होगा, लंबाई बढ़ जाएगा, चौड़ाई ऊंचाई नहीं बढ़ेगा। तो लंबाई क्या हो जाएगा, 8 8 8 24, पर चौड़ाई ऊंचाई क्या हो जाएगा, जो भुजा है घन का उसी के बराबर रह जाएगा, मतलब 8 ही रह जाएगा। तो जब घनाभ का हमको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकल गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकल गया, तो आप उसका क्षेत्रफल नहीं निकाल लीजिएगा। क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + BH + LH। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + BH + LH। 2 × LB 24 × 8 192, BH B भी 8, H भी 8, 8 ही 8 64, LH L भी, L 24 है और B 8 है, 24 8 192। अब बस इसको सॉल्व करना है। 2 × 192 192 और 64 को जोड़ना है। देखिए 2 4 6 2 8, 19 दूना 38, 38 6 39, 40 और 44, 444 हो गया, सॉरी 44। 448 गुना 2 कितना हो जाएगा, 48 दूना 96 और 4 दूना 8, यानी 896 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका। चलिए दूसरा सवाल पे आते हैं। कहता है O केंद्र वाले किसी वृत्त में AOC व्यास है। कोई एक वृत्त है O केंद्र वाला, चलिए O केंद्र वाला वृत्त है, इसका केंद्र क्या मान लेते हैं, O मान लेते हैं। इसमें AOC व्यास बोल रहा है। ये देखिए, ये आपका AOC क्या हो गया, AOC, ये O है आपका, AOC क्या हो गया, आपका व्यास है। फिर कह रहा है क्या, B जो है वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है, परिधि पर एक बिंदु कहीं लेते हैं B। इस प्रकार वो है कि चाप AB, यहाँ देखिए चाप AB कौन सा है, ये आपका चाप AB है, चाप AB चाप BC का, ये देखिए चाप BC बन गया, चाप BC का 1/5 है। कहने का मतलब है क्या कि BC अगर 5 है तो AB क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कहता है BOC का माप बताइए। BOC का वैल्यू आपको निकालना है। कौन पूछ रहा है, ये वाला BOC, ये वाला कौन आपसे पूछ रहा है, BOC। देखिए आपको पता होना चाहिए कि चाप जिस रेशियो में होता है, देखिए चाप का लंबाई जो होता है थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चाप जो है केंद्र पर उतना ही कोण बनाएगा, जिस अनुपात में चाप रहेगा केंद्र पर भी उसी अनुपात में कोण बनाएगा। चाप की लंबाई जो होता है, चाप की लंबाई को L से डिनोट करते हैं। चाप की लंबाई जो होता है वो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि चाप जिस रेशियो में रहेगा थीटा पे उसी रेशियो में कोण भी बनाएगा। तो चाप आपका 1 और 5 के रेशियो में है, तो थीटा जो केंद्र पर कोण बनाएगा वो भी 1:5 के अनुपात में होगा।
चाप द्वारा जो कोण बनेगा केंद्र पर वो उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में चाप का लंबाई होगा। इसलिए कहते हैं कि चाप का लंबाई जो होता है कोण के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये 1:5 में, तो वो भी 1:5 में होगा। अब देखिए पूरा AOC को देखिए, जब AOC व्यास है, ये AOC क्या है, व्यास है, तो पूरा कोण तो 180 हो जाएगा। 180 पूरा कोण हो जाएगा। और यहाँ से क्या है, 5 1 6 है, यानी 6 का वैल्यू 180 है, आपसे 5 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 30 निकल जाएगा और 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 150। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, चाप का लंबाई का जो रेशियो रहेगा उसी रेशियो में केंद्र पर कोण बनेगा। अगर 1:5 के अनुपात में चाप का लंबाई है तो केंद्र पर भी 1:5 के अनुपात में ही कोण बनेगा। 2:5 के अनुपात में रहता तो हम यहाँ पे ग्राफ को केवल सॉल्व नहीं करेंगे, ग्राफ के अलावा जो भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व करेंगे। ग्राफ का हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें सारे ग्राफ को एक साथ ही सॉल्व कर देंगे। कहता है किस थीटा कोण पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान समान होता है। आपको पता है 45 डिग्री पर समान होता है। 45 पे साइन भी 1/√2 होता है और कॉस भी 1/√2 होता है। 45 पे साइन कॉस क्या होता है, बराबर होता है। चलिए इजी सवाल था जीके जैसा। 5वां नंबर क्या है, सॉल्यूशन करने वाला है। इसको पहले ब्रेक कीजिए, क्या होगा 5 दूना 10 के 11/2 -3, फिर इसको सॉल्व कीजिए 3 3 9 1 10/3। चलिए ऑफ 13, इसको सॉल्व कीजिए 13 5 18 18/13। 1 - 2 इंटू, इसको सॉल्व कीजिए 3 दूना 6 5 11/2। फिर भागा को हम गुना में, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 दूना 8 3 11/4, 11/4 है, इसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा करेंगे, भागा को अगर गुना में बदलते हैं तो उल्टा हो जाता है। इसका वैल्यू क्या हो रहा है 11/4 आ रहा है। भागा को हम क्या कर दिए, गुना में बदल दिए। तो जैसे ही भागा को हम गुना में बदलते हैं, भागा को गुना में बदलते हैं, इसका वैल्यू आपका 11/4 आ रहा है। भागा को गुना में बदले तो क्या हो गया 4/11 हो गया। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा एलसीएम। 2 3 6 11 3 33, यहाँ पे 33 आ जाएगा। और 3 दूना 6 10 दूना 20, यानी कुल मिलाकर क्या हो जाएगा 33 - 20 13 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं ऑफ 18/13 प्लस 1 - 2 से 2 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, जैसे 4 बच जाएगा। देखो ऑफ प्लस क्रिया करेंगे 13 से 13 कट जाएगा, 6 3 18, 3 + 1 - 4। अब देखिए 4 - 4 क्या हो जाएगा 0। आप बोर्ड मास का रूल पढ़े होंगे, सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया होता है, फिर ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का और उसके बाद फिर सब्सट्रैक्शन का। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, एक वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर, एक वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर 32 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक जीवा खींची गई है। एक सर्किल पहले ड्रॉ करते हैं। एक सर्किल के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर 32 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। चलिए जीवा का लंबाई 32 दिया हुआ है, केंद्र से इसका दूरी जो है ये 12 दिया हुआ है। आपको पता है कि यहाँ पे जैसे ही केंद्र से आप जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, मतलब ये 16 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 16 हो जाएगा। अब देखिए ये 12 है, एक समकोण त्रिभुज का फॉर्मेशन हो गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में लंब क्या है 12 है, आधार क्या है 16 है, तो कर्ण आप निकाल लीजिएगा। 12 16 20 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। 12 16 20 आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करके भी। नेक्स्ट आपका है एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 45% पुरुष हैं। जो टोटल मतदाता है उसमें 45% पुरुष है। तो मान लेते हैं टोटल मतदाता 100 है, तो पुरुष कितना हो जाएगा 100 में मैन हो जाएगा कितना 45। अब जब 100 में 45 मैन है तो आपका 55 बच गया, वो क्या हो जाएगी वुमेन हो जाएगी। कह भी रहा है कि शेष महिलाएं हैं। 60% पुरुष निरक्षर है। अब चलिए निरक्षर का बात करते हैं। 60% पुरुष निरक्षर है, तो पुरुष तो 45 है, तो 45 का 60%, 60% मतलब 3/5, यानी क्या हो जाएगा 45 का 60% निकालेंगे तो 5 9 45 9 3 27, यानी 27 क्या है आपका निरक्षर है। फिर कहता है 60% महिलाएं साक्षर हैं। अब साक्षर का बात हो रहा है, 60% महिलाएं साक्षर हैं,
महिला 55 है, 55 का 60% मतलब 3/5, 5 से 11 25, 55 11 33, 33 महिला क्या है, साक्षर है। अब देखिए जब 33 महिला साक्षर है 55 में, यानी 22 निरक्षर होगी। 55 में 33 साक्षर है, 55 माइनस 33 बाकी निरक्षर हो गया। पुरुष में आते हैं, 45 पुरुष में 27 जब निरक्षर है तो बाकी आपका 45 माइनस 27 यानी 18 साक्षर हो जाएगा। चलिए निकल गया इतना। कहता है निरक्षर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, निरक्षर महिलाओं की संख्या साक्षर पुरुषों की तुलना में कितना % अधिक है। निरक्षर महिलाओं की संख्या कौन सा है, यह है आपका निरक्षर महिलाओं की संख्या 22, साक्षर पुरुष कौन है 18। इससे कितना ज़्यादा है वही पूछ रहा है आपको, कितना % ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है। 18 4 22, 4 ज़्यादा है कितना में, 18 में। परसेंटेज के लिए 100 से गुना, सॉल्व तो आप कर ही लेंगे। 9 दूना 18, 2 दूना 4, 100/9 को क्या बोलते हैं 11.11, ये गुना 2 कर देंगे 22.22 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये सबसे इजी सवाल है आपका। कहता है एक दुकानदार ने अपनी 5/8 वस्तुओं को 20% लाभ पर, 5/8 वस्तु को 20% लाभ पर शेष को क्रयमूल्य पर बेचा। शेष को क्रयमूल्य पर बेचने का मतलब है कोई भी लाभ नहीं हुआ, 0 का लाभ हुआ। क्रयमूल्य पर बेच देंगे, 100 में खरीद के 100 में ही बेच दिए, 20 में खरीद के 20 में ही बेच दिए, तो क्या लाभ, 0 लाभ होगा। कहता है पूरे सौदे में लाभ % बताइए, तो पूरा सौदा में केवल इतना ही से लाभ हुआ है, 4 दूना 8, 4 5 20, 25/2 यानी 12.5% लाभ हुआ है, 12.5%। सिर्फ पहला वाला से लाभ हुआ है, दूसरा से तो कुछ लाभ हुआ ही नहीं, तो बस पहला को सॉल्व कर दिए। 5/8 का 20% लाभ हुआ था, सॉल्व कर दिए। एक संख्या r को 8 से विभाजित करने पर शेष 3 बचता है। r को आप 8 से विभाजित किए, रिमाइंडर कितना बच गया, 3। तो r का वैल्यू या तो 3 हो सकता है, तो 3 में भाग लगेगा नहीं 8 से, तो रिमाइंडर 3 ही रह जाएगा। या तो r का वैल्यू 11 हो सकता है, 8 में भाग लगाएंगे 3 शेष बचेगा। तो हम r का सबसे छोटा मान लेंगे ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। आप 11 लेके भी बना सकते हैं, ट्राई करके देख लीजिएगा। हो सकता है आपका r का मान 19 भी हो सकता है, 8 दूना 16, 3 शेष बचेगा। लेकिन हम r का सबसे छोटा मान लेके बनाएंगे ताकि कैलकुलेशन मेरा आसान हो। आप चाहें तो कोई भी मान लेके बना सकते हैं। तो कहता है r² + 6r + 7 को 8 से विभाजित करने से शेषफल क्या आएगा। r² का मान हम कौन सा रखे हैं, 3 हम लेके चल रहे हैं, 3 पे बना रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, 6 × 18 + 7, इसको 8 से विभाजित कर रहे हैं। r का वैल्यू यहाँ रख दिए क्वेश्चन में, तो 8 से विभाजित करें तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 18 9 कितना आएगा। ऐसे कर सकते हैं आप, जोड़ लीजिए सबको, 18 9 27, 27 7 क्या हो जाएगा 34, 34 को 8 से भाग देंगे कितना आएगा रिमाइंडर, 8 32, 32 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, रिमाइंडर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, एक दुकानदार खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजनाएं प्रदान करता है। दुकानदार है जो खरीदारों के लिए अलग अलग छूट दे रहा है। पहला कंडीशन में कैसे छूट दे रहा है, 15% 20% का 2 क्रमिक डिस्काउंट दे रहा है। तो एकल डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 15 + 20 -15 × 20/100, 20 × 5 = 100, 5 × 3 = 15, 35 - 30 32%, पहला से 32% डिस्काउंट देगा। दूसरा योजना से देखते हैं, 25 और 10% का क्रमिक छूट दे रहा है, मतलब 25 + 10 -25 × 10/100, 0 0 कट जाएगा, 25 10 35 -2.5, यहाँ से 32.5% डिस्काउंट आएगा। तीसरा 33% छूट दे रहा है। कह रहा है किस योजना के तहत विक्रय मूल्य कम होगा, कम से कम होगा लिस्ट। तो कम से कम विक्रय मूल्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा छूट देना पड़ेगा। अगर आप 100 में 20% छूट दे रहे हैं मतलब विक्रय मूल्य 80, अगर 100 में आप मान लेते हैं 80% छूट दे तो विक्रय मूल्य 20, 100 में 90% छूट दे दिए विक्रय मूल्य और 10 हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप छूट देंगे विक्रय मूल्य उतना कम हो जाएगा। तो कह रहा है कि कम से कम विक्रय मूल्य चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा छूट देना होगा। तो ज़्यादा छूट किस में है, 33% वाला सबसे ज़्यादा छूट है, यानी योजना 3 में, योजना 3 वाला ही है ना। योजना 3 में क्या है आपका, विक्रय मूल्य न्यूनतम है, क्योंकि इसमें ज़्यादा छूट दिया जा रहा है।
और जब ज़्यादा छूट देंगे तभी विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा। सेक टी बराबर एक्स बटा बाई, तो कॉट टी का मान पूछ रहा है। देखिए सीधा सीधा बात है, कॉट होता क्या है, बी बटा पी होता है। सेक क्या होता है, सेक क्या होता है, एच बटा बी होता है। तो बी तो डायरेक्ट पता चल गया कि बाई होगा, नीचे वाला बी है बाई है, बी तो बाई है। पी कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर निकल गया। बस ये सब क्वेश्चन तो एकदम इजी है, कुछ करना नहीं इसमें, लंब आधार कारण पे बेस्ड है। किसी चाल से चलती हुई एक मोटर बोट धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 40 किलोमीटर 17 घंटों में तय करता है। 24 किलोमीटर धारा के विपरीत में, 24 किलोमीटर धारा के विपरीत में, विपरीत मतलब चाल घटा के लिखेंगे, नाव का चाल धारा का चाल घटा के लिखेंगे, इसलिए एक्स माइनस वाई लिखें। और 40 किलोमीटर धारा के दिशा में मतलब एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मतलब क्या है, एक्स नाव का चाल है, वाई धारा का चाल है। नाव और धारा को जोड़ के लिखेंगे जब धारा की दिशा में चलाएंगे तो। इन दोनों को मिला के कुल समय कितना लग रहा है, 17 घंटा लग रहा है। अगला बार कह रहा है समान चाल से 10 किलोमीटर धारा की दिशा में, 10 किलोमीटर धारा की दिशा में यानी एक्स प्लस वाई के चाल से धारा की दिशा में चाल जुटेगा, और 12 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में मतलब एक्स माइनस वाई के चाल से कितना घंटा लग रहा है समय, 10 घंटा। दोनों को जोड़ के 10 घंटा। तो धारा का चाल पूछ रहा है, धारा का चाल मतलब वाई का वैल्यू पूछ रहा है। अभी ध्यान दीजिए, इसको हम एजम्पशन से बनाएंगे। अब देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कि 24 में और 12 में आपका कौन सा फैक्टर है जो 12 24 दोनों को काटेगा, तो 12 ही काट रहा है इसको। 12 और 24 को कौन काट रहा है, 12 ही काट रहा है। यहाँ पे देखिए थोड़ा इक्वेशन गलती ले लिए हैं। 32 किलोमीटर धारा की दिशा में 32 किलोमीटर, धारा के विपरीत में 12 किलोमीटर। धारा की दिशा में कितना दिया हुआ है, 32 किलोमीटर है, और टाइम टोटल 10 घंटा लग रहा है। यहाँ देखिए इससे लेके चलते हैं, इसको इससे जंक्शन लेके चलते हैं 40 और 32 से। 40 और 32 का मल्टीपल कौन सा है, 8 भी है, 8 × 32 8 × 40, 4 भी है, 4 से भी कटेगा। सबसे बड़ा मल्टीपल से पहले चेक करते हैं। अगर एक्स प्लस वाई के जगह पर हम 8 रख दिए तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 32, ये हो जाएगा 4। अगर ये 4 हो गया तो इसको 10 पूरा होने के लिए इसको 6 होना पड़ेगा, और 6 होने के लिए एक्स माइनस वाई के जगह पर हमको क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। 2 रखेंगे तभी क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 12, 2 × 12 हो जाएगा। यानी एक्स प्लस वाई के जगह पर हम 8 रख दिए, तो यहाँ पे 8 रखेंगे अगर एक्स प्लस वाई के जगह पर, तो यहाँ 8 × 40 5 आ जाएगा। और एक्स माइनस वाई के जगह पर अगर 2 रखेंगे तो 12 12 5 17, यहाँ से सेटिस्फाइड हो रहा है। दोनों क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो गया। 6 4 10 यहाँ भी आ गया, 5 12 17 यहाँ भी आ गया। थोड़ा जंक्शन पे चलाना पड़ता है। तो एक्स प्लस वाई का मान 8 आ गया, एक्स प्लस वाई का मान 8 आ गया, और एक्स माइनस वाई का मान 2 आ गया। आपको पता है दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर अगर पता होता है तो बड़ा संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, जोड़ के 2 से भागा, छोटा संख्या के लिए घटा के 2 से भाग। तो धारा का चाल छोटा होगा तो घटा के 2 से भाग देंगे, यानी 6/2 यानी कितना हो जाएगा, 3। घटा के 2 से भाग मतलब 8 - 6 8 - 2 6 हो गया, घटा के 2 से भाग दे दिए। धारा का चाल कितना हो गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव का पूछता तो जोड़ के 2 से भाग देते, 8 2 10, 10/2 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ये इस सेट का सबसे बेस्ट सवाल है। चलिए इसमें देखिए 3 इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है क्या कि निम्नलिखित समीकरणों की प्रणाली में चरों का मान लगातार 3 पूर्णांक के रूप में, लगातार 3 पूर्णांक है, मतलब 1 है 2 है 3 है, ऐसे हो सकता है लगातार 3 पूर्णांक, या 2 है 3 है 4 है, ऐसे हो सकता है लगातार 3 पूर्णांक, या 3 है 4 है 5 है, कुछ भी हो सकता है, बस तीनों लगातार होना चाहिए। तो ए का मान बताइए। 4 मतलब एक्स वाई जेड क्या है, 3 लगातार पूर्णांक है। अब देखिए लगातार पूर्णांक का क्या मतलब है, लगातार पूर्णांक होता है तो आपको पता है कि बीच वाला संख्या औसत हो जाता है। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस सेम हो तो बीच वाला संख्या क्या होता है, औसत होता है। ठीक है, तो औसत यहाँ से 2 आ जाएगा। एक तरीका औसत और निकालने का है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यहाँ से भी औसत निकलता है, यहाँ से भी औसत क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
ये खाली आपको समझना है कि अगर लगातार पूर्णांक है मतलब बीच वाला नंबर एवरेज होता है या तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 एवरेज होता है। ठीक है, अब चलिए इस सवाल को हम नीचे यहाँ पे कॉपी करके रखें, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यही सवाल है, यहाँ पे स्पेस, थोड़ा सा स्पेस चाहिए था हमको। कह रहा है क्या कि चारों का मान लगातार 3 पूर्णांक है। मतलब क्या है, अगर x बाई जेड तीनों चर है, इसका मतलब है कि y क्या है आपका, एवरेज है। एवरेज निकालने का एक तरीका और क्या है, x प्लस जेड बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। एवरेज और एवरेज आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ से क्या आ गया, 2y बराबर x प्लस जेड, 2y बराबर x प्लस जेड आ गया यहाँ पे। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यदि यहाँ से देखा जाए तो x प्लस जेड बराबर क्या है, यहाँ से x प्लस जेड देखिए दिया है क्या, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2a। आप निकाल दिए कि x और z दोनों का वैल्यू क्या है, x प्लस जेड का वैल्यू क्या है, 2y है। तो यहाँ पे रख दिए 2y, x प्लस जेड के जगह पर रख दिए 2y माइनस y इज इक्वल टू 2a। यानी यहाँ से हम निकाल दिए क्या, y का मान क्या है आपका 2a है, ये सॉल्व कर दिए। 2y माइनस y क्या हो जाएगा, y बराबर 2a निकाल दिए। चलिए y का मान तो 2a आ गया। अब देखिए दूसरे इक्वेशन को लेकर चलते हैं, नंबर 2 इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x प्लस 4y माइनस 2z। एक ही साथ लिख देते हैं, x माइनस 2z इज इक्वल टू, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 माइनस 3a हो जाएगा। और ये 4y जो है बराबर कुछ साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4y। और y का मान चूँकि 2a है तो 4y का मान 8a हो जाएगा, यानी माइनस 8a हो जाएगा। यानी यहाँ से निकल जाएगा x माइनस 2z इज इक्वल टू 12 माइनस 11a। ठीक है, तीसरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तीसरा इक्वेशन को यहाँ क्या दिया है, 2x प्लस 4z इज इक्वल टू 6 माइनस 2a। और अगर इस 3y को, माइनस 3y है उधर लेके जाएंगे तो प्लस 3y होगा, प्लस 3y यानी कि 6 से हो जाएगा। y का वैल्यू जब 2a है तो 3y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 गुना 6 से। यहाँ से निकल जाएगा क्या, 2x प्लस 4z इज इक्वल टू 6 प्लस 6 में से 2 गया तो 4a। तो x प्लस 2z का हम मान क्या निकाल देंगे, 3 प्लस 2a। ठीक है, 2 कॉमन दोनों तरफ से ले लिए, इधर से भी 2, इधर से 2 कॉमन लेके काट दिए। तो x प्लस 2z बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। x माइनस 2z का हमको मान पता है, x प्लस 2z यहाँ से ले आते हैं, इस वैल्यू को यहाँ से यहाँ रख देते हैं। इसका वैल्यू क्या दिया है, 3 प्लस 2a। यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, 2z कट जाएगा, 2x का मान क्या हो जाएगा, 15 माइनस 9a। x का मान आ गया 15 माइनस 9a बटा 2। x का मान आपका निकल गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर यही x का मान इस इक्वेशन में रख दें, इसमें किसी भी एक इक्वेशन में रख दें, किसी भी एक इक्वेशन में रख दें x का मान, तो z का मान आ जाएगा। चलिए किसी में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं x प्लस 2z, x प्लस 2z इज इक्वल टू 3 प्लस 2a। x का मान क्या है, 15 माइनस 9a बटा 2। ठीक है, ये देखो माइनस 3 माइनस 2a बराबर माइनस 2z। 2 एलसीएम आएगा, 15 माइनस 9a माइनस 6 प्लस 4a इज इक्वल टू माइनस 2z। यानी हो जाएगा 15 माइनस 5a, 15 माइनस 6 गया तो 9, 9 माइनस 5a बटा 2 बराबर माइनस 2z। अगर इस 2z को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 दूना 4, ये 4 हो जाएगा। और माइनस इधर आएगा तो ये प्लस ही माइनस हो जाएगा। तो z का भी वैल्यू आप निकाल दिए, z x का वैल्यू निकाल दिए, z का वैल्यू निकाल दिए, y का वैल्यू भी आप 2a निकाल ही दिए हैं। ठीक है, तो यही क्या करना है, पहला इक्वेशन में पुट कर देना है। पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन आपका क्या है, x माइनस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2a दिया हुआ है। x का मान क्या निकाले थे हम, ये 15 माइनस 9a बटा 2
बाई का मान 2a निकाले हैं और जेड का मान क्या निकाले हैं 5a माइनस 9/4 इजिकल टू 2a। 2a को उधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा 4a। यहाँ नीचे एलसीएम हो जाएगा 2 और 4 का, 4 एलसीएम हो जाएगा, 2 दूना 4, 15 दूना 30 माइनस 18a, ये हो जाएगा 5a माइनस 9। 18 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा 13 5 18 और 30 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 21 बराबर 16a। ठीक है, ये हो जाएगा 16 13 29, 29a इजिकल टू 21। कहीं तो कुछ मिस्टेक हो गया शायद सॉल्व करने में। x का मान क्या है 15 माइनस 9a/2 माइनस 3 माइनस 2a, ठीक है, बराबर माइनस 2z। 15 माइनस 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, ठीक है। हाँ, फिर 15 में से 6 गया तो 9, 9 में से 4 गया तो 5, 2 दूना 4, यहाँ तक तो सही है। x का मान 15 माइनस 9a/2, बाई का मान 2a ही है ना, 2a, z आपका 5a माइनस 9/4, 2 उधर भेजो 4a हो गया, 2 दूना 4, 15 दूना 30, 9 दूना 18, 5a माइनस 9, 4 4 16, 30 में से 9 गया तो 21, 18 में से 5 गया 13 5 18। कुछ तो समस्या हो गया इस क्वेश्चन के अंदर में, कहीं सॉल्यूशन में कुछ गड़बड़ हुआ। फिर से एक बार देखते हैं। x बाई जेड, x बाई बराबर 2a, यहाँ तक तो सही है। फिर यहाँ पुट कर दिए x माइनस 2z 12 माइनस 3a माइनस 4 दूना 8, 11a, x माइनस 2z 12 माइनस 11 x माइनस 2z 12 माइनस 11 x प्लस 2z, तीसरा से आ गया आपका 2x 4z 3 दूना 6a, ये ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2x 6 प्लस 4a, x प्लस 2z 3 प्लस 2a, यहाँ तक सही है। x प्लस 2 बराबर 3 प्लस 2a, जेड जेड कर जगह 2x बराबर 12 3 15, 11 में से 2 गया तो 9, 12 माइनस 9, ठीक है। यहाँ x का मान अगर इक्वेशन में रख दिए तो x प्लस 2z इज बराबर 3 प्लस 2a है। x का मान है 15 माइनस 9a/2 माइनस 3 माइनस 2a बराबर माइनस 2z, 2 3 दूना 6, 2 दूना 4। अच्छा, यहाँ गड़बड़ हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ पे माइनस 2a था तो यहाँ माइनस 4a होना चाहिए था, यहाँ माइनस 4a होता। देखिए एक साइन के कारण पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया। यहाँ माइनस होना चाहिए था, यहाँ पे साइन का थोड़ा गड़बड़ हो गया है। और माइनस 9a माइनस 4a, यहाँ पे क्या हो जाता माइनस 13a हो जाता, माइनस 13a। और 13a होने के बाद आपका यहाँ जो z का मान निकल गया वो z का मान यहाँ पे रख देते तो माइनस प्लस 9 ही होता। जब इसको इधर लेके आते -2 को तो ये प्लस और ये माइनस हो जाता, ये माइनस और ये प्लस हो जाता, ठीक है। एक सेकेंड, तो z का मान रख दिए, यहीं पे गड़बड़ हो गया है। z का मान क्या है 13a माइनस 9/4, फोर एलसीएम लेंगे, 15 माइनस 9a माइनस 4a, सॉरी ये तो 2 इधर भेज दिए, 2 दूना 4a हो गया, 4 से हो जाएगा 13a माइनस 9, ये फिर हो जाएगा कितना 9 में से 13 में से
अरे यार 4 एलसीएम था तो 15 दूना 30, 9 दूना 18, 30 में से 9 गया तो 21 और 18 में से 13 गया तो 5 बराबर 16A और 21 बराबर क्या हो गया 16A प्लस 5A, यानी 21A बराबर 21A इक्वल टू 1। ए का मान क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। प्रोसेस सही था, बस केवल एक जगह आपका साइन थोड़ा गलत लिखा गया, प्लस की जगह माइनस लिखा गया तो सारा गड़बड़ हो गया। तो एग्ज़ाम में अगर कभी भी इस तरह का सवाल आए जहाँ आप फंस जाएं तो इग्नोर कर दीजिए। ये एक सवाल आपका हो सकता है कि 4-5 सवाल आपका लेके डूब जाए। तो एग्ज़ाम में ऐसा भी सवाल आता है कि आपको टाइम वेस्ट करने वाला ही होता है और अच्छा लड़का उसमें टाइम वेस्ट कर लेता है अपना। 3-4 मिनट तो इसमें, अगर कोई भी इसमें उलझ गया एक बार तो 3-4 मिनट तो ऐसे ही खा जाएगा, बनना ना बनना तो बात का बात है, 3-4 मिनट ऐसे भी लेके चला जाएगा। तो अगर कभी आपको लगे कि थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है तो उसको एकदम छोड़ दीजिए, लास्ट में बनाएंगे, टाइम मिला तो बनाएंगे, नहीं तो गया। क्योंकि हर इजी सवाल के लिए भी आपको उतना ही नंबर मिलता है और हर डिफ़िकल्ट सवाल के लिए भी उतना ही नंबर मिलता है। तो ज़्यादा फोकस नहीं करना है एक सवाल पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। 100 में 100 सवाल तो बनाना नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है, देखिए ये सब सवाल कितना आसान है। 36 और 100 का मध्यानुपाती निकालना है। उस सवाल को छोड़िए, इसके पहले वाला को, बाकी ये सब बनाइए। 36 और 100 मध्यानुपाती क्या होता है अंडर रूट AB, मध्यानुपाती होता है अंडर रूट AB। ए का मान 36 है, 6 बाहर निकल जाएगा। बी का मान 100 है, 10 बाहर निकल जाएगा, 10 जगह 60। एक पाइप एक से एक टंकी को 60 घंटा में भर सकता है, एक 60 घंटा में भर सकता है, बाई 72 घंटा में भर सकता है। दोनों एक साथ 20 घंटा के लिए खोला जाता है। यहाँ देखिए एलसीएम कितना आएगा 360 आ जाएगा। एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 6 छक्का 36, 72 पजे 360। अगर दोनों पाइप को आप 20 घंटे के लिए खोलेंगे तो 1 घंटा में 6 5 11 भाग भर देगा। तो 20 घंटा में कितना हो जाएगा 11 गुना 20, 220 भाग भर देगा। 220 भर जाएगा तो खाली कितना बच जाएगा 140 खाली बच जाएगा। कितना में टोटल 360 में। तो कह रहा है कितना खाली बच जाएगा 7 दूना 14, 18 दूना 36, 7 और 18 भाग खाली बच जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। कभी भी डिफ़िकल्ट ज़्यादा सवाल आए तो उसको एकदम इग्नोर करके आगे बढ़ते रहना है। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है। 5 संख्याओं का योग जब 80 है तो एवरेज 16 हो जाएगा। 5 संख्याओं का योग 80 है, एवरेज क्या होगा 80/5 यानी 16। 5 संख्याओं का योग 80 है तो एवरेज क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए 5 क्रमागत संख्या यानी पहला x है, अगला x प्लस 5 क्रमागत संख्या 1 है, अगला x प्लस 2 है, अगला x प्लस 3 है, अगला x प्लस 4 है। 5 क्रमागत संख्या हो गया। आपको पता है क्रमागत संख्या में एवरेज क्या होता है 20 का नंबर होता है। एवरेज 20 का नंबर होता है। 2 इधर छाटे 2 इधर छाटे, 20 का नंबर x प्लस 2 आ गया। एवरेज को एवरेज के बराबर कर दिए, x का मान क्या आ गया 14 आ गया। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, सबसे छोटा पूछा तो x का मान 14 आ जाता। सबसे बड़ा पूछ रहा है ना x प्लस 4 का मान पूछ रहा है तो 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा 18। सबसे बड़ा x प्लस 4 है, x प्लस 4 का आपसे मान पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट। 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है। 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप केंद्र पर कितना कोण बनाता है 24 सेंटीमीटर त्रिज्या है, केंद्र पर 60 कोण बना रहा है। निर्मित त्रिज्यखंड का परिमाप, ये देखिए त्रिज्यखंड कौन सा है, ये त्रिज्या, ये चाप का लंबाई, इससे त्रिज्यखंड बन रहा है। परिमाप क्या होता है सभी भुजाओं का योग, यानी त्रिज्या और ये चाप का लंबाई जोड़ देंगे परिमाप आ जाएगा। परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, मतलब ये वाला त्रिज्या, ये वाला त्रिज्या और चाप का लंबाई जोड़ देंगे क्या आ जाएगा परिमाप आ जाएगा। यानी त्रिज्या प्लस त्रिज्या 2 त्रिज्या 2r प्लस चाप की लंबाई l। तो r का मान तो 24 दिया है तो 24 दूना 48 हो जाएगा। l निकालना पड़ेगा। l क्या होता है चाप का लंबाई, फॉर्मूला क्या होता है θ/360 गुना 2πr। निकाल लेते हैं। थीटा का जहाँ पर 60 है 60/360 गुना 2 गुना पाई का मान दिया कितना 3.14 गुना r का मान कितना है 24 है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 6 छक्का 36, 6 चौ 24, 48 प्लस 4 दूना 8, 8 से गुना करेंगे तो 8 दिए 24 और 14 8 पलोतल से 25.12। 48 प्लस 25 कितना होगा 8 5 13, 4 2 6 1 7,
73 पॉइंट क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका, एक निश्चित मूलधन 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर दिया जाता है। 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर दिया जाता है। कहता है 7% अधिक दर पर दिया जाता है। पहले 6 वर्ष के लिए दे रहे हैं कोई ब्याज दर पे, बाद में 60% आप रेट बढ़ा दिए। तो जैसे ही 7% रेट पर साल बढ़ाइएगा पर एनम, तो 6 साल में 6 सत्ते 42 यानी 42% बढ़ जाएगा। एक साल में 7% बढ़ाए तो 6 साल में कितना बढ़ जाएगा 42% बढ़ जाएगा। और यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में क्या कि कितना बढ़ गया है 1512 बढ़ गया है। यानी 42 का जो वैल्यू है वो क्या है आपका 1512 है। 42 का वैल्यू क्या है 1512 है। तो कह रहा है मूलधन को याद कीजिए, यानी 100 का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, 7 6 का 42, 7 दूना 14, 1 1 7 4 2, 7 6 का 42, 6 से 36, 1 का वैल्यू 36 आ गया, 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2/x पूछ रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से पहले हम x प्लस 1/x निकाल लेंगे। x प्लस 1/x निकाल लेंगे। x प्लस 1/x क्या आएगा 7 का डबल यानी 14 आ जाएगा। x प्लस 1/x क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 यानी 14 का स्क्वायर माइनस 2, 196 माइनस 2 कितना हो जाएगा 194। अगर x प्लस 1/x पता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x और क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है। ए स्क्वायर माइनस 2, ए का वैल्यू 14 है, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 194 आ जाएगा। अब देखिए ये x प्लस 1/x 14 कैसे आया, ये x प्लस 1/x 14 कैसे आया। x का आपको वैल्यू दिया है कितना 7 माइनस 4√3, यहाँ से 1/x निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1/x का वैल्यू क्या दिया है 7 माइनस 4√3। अब इसको रेशनलाइजेशन परमेयीकरण करना है। तो परमेयीकरण कैसे होता है, हर के टर्म को अंश में लेके जाते हैं, बीच का साइन बदल के, बीच का साइन बदल के, हर के टर्म को अंश में लेके जाएंगे, बीच का साइन बदल के, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस करके, और बटा में वर्गों का अंतर यानी 7 का स्क्वायर 49, 4√3 का स्क्वायर 16 3 48, दोनों के वर्गों का अंतर यानी नीचे में क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। यानी यही वाला आपका x 1/x का वैल्यू आ गया, नीचे में तो 1 ही है। अब अगर दोनों को जोड़ देंगे x प्लस 1/x तो x का वैल्यू क्या है 7 माइनस 4√3 और 1/x का वैल्यू क्या है 7 प्लस 4√3 है, ये कट जाएगा, साथ साथ क्या हो जाएगा 14 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है, एक आयताकार बगीचे का परिमाप 48 है। चलिए एक आयताकार बगीचा है, इसका परिमाप 48 है, लंबाई जो है चौड़ाई से 6 अधिक है। चौड़ाई को अगर x मान लें तो लंबाई क्या हो जाएगा चौड़ाई से 6 अधिक है यानी x प्लस 6 हो जाएगा। परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई, लंबाई मतलब x प्लस 6, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप होता है। परिमाप दिया है कितना 48, 2 से काट देंगे क्या हो जाएगा 24, 2x बराबर 18, x बराबर कितना हो जाएगा 9, x का मान 9 निकल गया। बगीचा का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये x 9 हो गया, ये 9 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, 15 9 135, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। यदि ABC और QPR सर्वांगसम है, यहाँ देखिए जैसे कहेगा आपको दो पहले फिगर पार लेना है। ABC और PQR के बारे में बोल रहा है तो पहले आपका फिगर बना लीजिए, दो त्रिभुज बना लीजिए, एक त्रिभुज ये दूसरा त्रिभुज। कह रहा ABC, A पहले A बोल रहा है तो A फिर B फिर C, यहाँ क्या बोल रहा है A के लिए Q बोल रहा है तो A के जगह पर यहाँ पे क्या डालेंगे Q डालेंगे। B के लिए P बोल रहा है तो P, और C के लिए क्या बोल रहा है R। ये दोनों क्या है सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम का क्या होता है संगत भुजा एग्जैक्ट बराबर होता है, यानी ये क्या है AB और PQ सर्वांगसम संगत भुजा है तो AB 7 है तो AB क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। AC 8 है, AC 8 है, इसका संगत भुजा ये है, ये भी 8 हो जाएगा। B 65 है तो P क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। C 75 है तो R भी क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। संगत भुजा बराबर और संगत कोण भी क्या होता है बराबर होता है सर्वांगसम में। तो कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, R 75 तो है, PQ बराबर 8, यहाँ देखिए PQ बराबर 7 है, PQ बराबर क्या है 7 है, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। AC बराबर PR, AC 8 है और PR तो पता ही नहीं है, बराबर नहीं है, रॉन्ग। PQ बराबर 7, यहाँ देखिए PQ का मान 7 है, PQ का मान 7 है, करेक्ट है।
फिर कहता है आर बराबर 75, आर बराबर 75 भी, ये भी करेक्ट है, यानी ये ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। एक और बार ऑप्शन करेक्ट मिल गया तो अगला ऑप्शन चेक करने का जरूरत नहीं है। लास्ट सवाल है आपका 3 sin A प्लस 4 cos A बराबर 5, तो tan A का मान पूछ रहा है। यहाँ देखिए ये क्या है आपका 3 4 5 क्या है, ट्रिपलेट है। तो 3 4 5 अगर ट्रिपलेट है तो कर्ण कौन सा होगा, 5। ये क्या है आपका कर्ण है, हाइपोटेनस है। अब बच गया क्या, P और B। तो चूंकि cos क्या होता है, cos होता है B/H, मतलब cos का गुणांक क्या होगा, B होगा। चूंकि H तो हमको पहले से पता ही है 5, तो cos का गुणांक क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, यानी B का मान 4 है। साइन क्या होता है, P/H होता है, H हमको पहले से पता है, यानी साइन का गुणांक क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, यानी P का वैल्यू क्या है, 3 है। आपसे पूछ रहा है tan क्या होता है, P/B होता है, P 3 है साइन का गुणांक, और B क्या है, 4 है cos का गुणांक 4, यानी 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक यू।